नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड में रेल यात्रियों से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब 3 दिन चलेगी देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस। यात्रियों के लिए बड़ी और अहम जानकारी, जहां अब देहरादून टनकपुर हफ्ते में 3 दिन चलेगी। इसी के साथ रेल मंत्री ने सीएम धामी को स्वीकृति पत्र भी भेज दिया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी यात्रियों के लिए, जहां राज्य सरकार के प्रस्ताव को अब रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ये उत्तराखंड वासियों के लिए जनहितकारी सौगात है। सीएम धामी ने भी इसकी जानकारी दी और इसके लिए जनहितकारी यात्रियों के लिए यह फैसला बताया। देहरादून से कुमाऊं क्षेत्र तक रेल सेवा होगी सुगम और गढ़वाल कुमाऊं संपर्क, और इसी के साथ पर्यटन को इस फैसले के बाद बढ़ावा मिलेगा। अब 3 दिन तक चलेगी एक्सप्रेस देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस। यात्रियों के लिए अहम जानकारी, जहां रेल मंत्री ने सीएम धामी को अब स्वीकृति पत्र भेज दिया है। हफ्ते में 3 बार ये एक्सप्रेस चलेगी और राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मंत्रालय की ओर से मिल गई है। यह उत्तराखंड वासियों के लिए जनहितकारी योजना सीएम योगी की ओर से कहा गया है। देहरादून में अब 3 दिन तक ये एक्सप्रेस चलेगी और यात्रियों के लिए बड़ी और सुखदायक खबर, जहां पर यात्रियों को अब 3 बार हफ्ते में ये एक्सप्रेस चलने से काफी सुविधा मिलेगी। हफ्ते में 3 दिन तक देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस चलेगी। यह अहम जानकारी, बड़ी खबर देहरादून रेल यात्रियों के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, ये बेहद ही राहत भरी खबर यात्रियों के लिए, और अब जो है मंत्रालय की ओर से भी इस स्वीकृति को मंजूरी दे दी गई है। ये क्या अपडेट है, कब तक जो है अब ये जो स्वीकृति मिली है उसको धरातल पर उतार दिया जाएगा और यात्रियों को इसकी जो सुविधा है वो मिलनी शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, जिसमें कि अब देहरादून टनकपुर जो रेल एक्सप्रेस है वो अब जो है सप्ताह में 3 दिन चलेगी और एक तरीके से यात्रियों को इसमें जो है वो आसानी भी होगी। यात्री आसानी से अपना जो है वो सफर भी कर सकते हैं, उन्हें किसी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में सप्ताह में जब 3 दिन चलेगी तो इससे जरूर जो है यात्रियों को भी लाभ होगा, रेलवे को भी इससे जरूर जो है वो फायदा मिलेगा। रेल मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेज के इसकी स्वीकृति दे दी है। तो इसी के साथ ही राज्य सरकार ने जो है ये प्रस्ताव जो है रखा भी था, जिसमें कि ये रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और अब देहरादून से कुमाऊं क्षेत्र तक जो रेल सेवा को और भी सुगम बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और इससे जरूर जाने वाले समय में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और जिस तरीके से सरकार का कहना है कि लगातार जो पर्यटन के क्षेत्र में जो तमाम चीजें हो रही हैं लगातार, तो उसको लेकर के भी इसमें लाभ जो है वो प्रदेशवासियों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अरुण, अगर यहाँ पर सुविधा की भी बात करें और हिदायत की बात करें तो यहाँ पर पर्यटन और इसी के साथ यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो मूल रूप से जो है पर्यटन को बढ़ावा भी इस फैसले के बाद मिलता हुआ नजर आएगा। तो मूल रूप से अगर इस फैसले की बात करें तो या तो आमजन को यहाँ पर जो उत्तराखंड निवासी है उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा, या फिर जो दूर दराज से यहाँ पर पर्यटन के लिए पहुंचेंगे उन्हें ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जो जरूर इसमें जो उत्तराखंड के भी यात्रियों को लाभ मिलेगा और जो बाहर से भी यात्री आएंगे उन्हें भी जरूर इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड से देखा जाए तो उत्तराखंड एक पर्यटन की अपार संभावना यहाँ पर है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटकों के रूप में आते हैं। यहाँ के जो वादियां हैं उनका लुत्फ उठाने के लिए लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में उन्हें भी जरूर इससे लाभ मिलेगा और जो प्रदेशवासी हैं उन्हें भी जरूर जो है इसमें लाभ मिलेगा और जो बाहर से यात्री यहाँ पर आएंगे उन्हें भी इसका लाभ जो है मिलता हुआ दिखाई देगा। जी अरुण, बने रहिए आप हमारे साथ। ये अहम जानकारी, जहां देहरादून में अब टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस हफ्ते में 3 बार चलाई जाएगी, इसकी स्वीकृति मंत्रालय की ओर से भी दे दी गई है। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर झलकेगी देवभूमि की आभा। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां देवभूमि की आभा इस दौरान देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर, गुजरात के एकता नगर में होगा ये भव्य आयोजन। इसी के साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगा की भी झलक देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक झलक देवभूमि की देखते ही बनेगी। देवभूमि की परंपरा और आस्था से पूरा मंच सजेगा। देश भर से पहुंचेंगे कलाकार और अद्भुत प्रस्तुतियां देंगे। यह अहम जानकारी, एकता और अखंडता का सशक्त देश साक्षी बनेगा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर
देवभूमि के लिए ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी सौगात जहां पर ये पूरा मंच देवभूमि की संस्कृति और झांकियों से उभरता हुआ नजर आएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगा आरती की झांकी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसी के साथ उत्तराखंड के लोक नृत्य और तमाम संस्कृति को, देवभूमि की परंपरा को झलकाती हुई इस दौरान आयोजन में नजर आएगी। एकता और अखंडता का सशक्त संदेश भी इस आयोजन में दिया जाएगा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देवभूमि की झलकियां दिखाई जाएंगी। गुजरात के एकता नगर में इसका भव्य आयोजन किया जाएगा। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अरुण सैनी बने हुए हैं। अरुण, ये बेहद ही महत्वपूर्ण और इसी के साथ कहेंगे कि एक अच्छा उपलक्ष्य उत्तराखंड के लिए, जहां पर पूरा देश इस दौरान मौजूद भी रहेगा और जो झलक है देहरादून की और उत्तराखंड वासियों की, या चाहे सांस्कृतिक परंपरा की बात करें, यहाँ पर पर्यटकों को और इसी के साथ श्रद्धालु जिस तरीके से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, अब सभी जो झलक है पूरा देशवासी यहाँ पर पहुंचकर देख पाएंगे। अरुण, आवाज, ये अहम जानकारी जहां 150वीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उत्तराखंड की झांकियां और संस्कृति की झलक दिखाने के लिए मंच में उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाया जाएगा। इसी के साथ एकता और अखंडता का संदेश दिया जाएगा। एक बार फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है जिस दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। इसी के साथ संस्कृति और आकर्षण का केंद्र अगर हम बात करें तो केदारनाथ धाम भी यहाँ रहने वाला है, यानी कि पूरी तरीके से उत्तराखंड की झलकों को दिखाने की कोशिश इस दौरान की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए गुजरात में जो है देवभूमि उत्तराखंड की झलक देखने को मिलेगी और सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर उत्तराखंड की संस्कृति की शान जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें कि एकता नगर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक भव्य समारोह जो है वो हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड की जो झांकी है वो उसमें देखने को मिलेगी, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगा आरती की जो झांकी बनाकर तैयार की गई है वो आकर्षण का केंद्र भी बनेगी। और लोक नृत्य जो उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, उत्तराखंड के जो गीत हैं, उनसे देवभूमि का जो रंगमंच वहां पर सजेगा और ये देश की एकता और अखंडता को जिस तरीके से बात सरदार पटेल जी करते थे और इसमें जो है उसे सशक्त संदेश यहाँ से दिया जाएगा और उत्तराखंड की झांकी की झलक जो है वहां पर देखने को मिलेगी। इसको लेकर सूचना विभाग ने भी तमाम तैयारियां की है और ये झांकी जो है उत्तराखंड की तैयार वो की गई है। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह अहम जानकारी जहां 150वीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान उत्तराखंड की झलकें भी इस आयोजन में देखने को मिलेगी। हल्द्वानी नगर निगम सभागार में मेयर गजराज बिष्ट और प्रशासन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरदार 150वें यूनिटी मार्च की घोषणा की है। बता दें कि यह आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है और इसे केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। वहीं जानकारी देते हुए मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि ये सिर्फ पदयात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना को जगाने वाला जन जागरूकता अभियान है। 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं उत्तराखंड को बने हुए 9 नवंबर को और दोनों ही तिथियों को हम सबके लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर हम जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने हैं तब से लगातार हम यूनिटी रन उन्होंने प्रारंभ की है और इस 150वीं जयंती पर जो हमारे खेल कार्यक्रम मंत्री हैं आदरणीय मनसुख वाडिया जी, उन्होंने 6 अक्टूबर से बहुत सारे कार्यक्रम पूरे देश के अंदर प्रारंभ किए हैं जो 26 नवंबर तक चलेंगे। इन सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा जो कार्यक्रम होने वो सब आपको समय समय पर बतला दिए जाएंगे। अभी फ़िलहाल 31 अक्टूबर को उनकी जयंती पर हल्द्वानी में एक युवा दौड़ इस नाते, युवा पदयात्रा इस नाते हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसमें आप सब लोग, आपके माध्यम से पूरी जनता, सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। और माननीय मोदी जी का जो उद्देश्य है कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बने और जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा था, उसी प्रकार माननीय मोदी जी की इच्छा है कि पूरे देश की आम जनता, आम नागरिक लोग, सभी लोग एक दूसरे से दिलों से जुड़ें और एक साथ इस देश के विकास में अपना सहयोग करें।
इस नाते इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। 9 नवंबर को भी बहुत सारे कार्यक्रम, 1 नवंबर से 9 नवंबर तक बहुत सारे कार्यक्रम प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं। और जो मुझे सूचना मिल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से राष्ट्रपति जी का अभिभाषण विधानसभा में होने जा रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जो दोनों ही कार्यक्रम हैं ये हमारे बहुत ही आसपास हैं। तो 31 अक्टूबर को हमारे 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग एक यूनिटी मार्च रख रहे हैं, एक पदयात्रा रख रहे हैं, जो कि हम लोग हल्द्वानी में यहाँ पे करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरे देश भर में हर संसदीय क्षेत्र के जिलों में इसको आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि हम लोग सभी को नेशन बिल्डिंग में एकता के रूप में जोड़ें। और हम लोग रजत जयंती के रूप में हम लोग 9 नवंबर जिस दिन हमारे राज्य की स्थापना हुई थी उसको भी मना रहे हैं। तो हम लोग 1 से 9 तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे विशेष सफाई अभियान, हमारे जो स्वास्थ्य के शिविर हैं वो लग रहे हैं। साथ में हमारा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो राज्य है, स्पेशली हमारा जो जिला है, वो पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, तो विभिन्न प्रकार के हम लोग साहसिक एडवेंचर स्पोर्ट्स भी यहाँ पे करा रहे हैं, एस्ट्रो इवेंट्स भी करा रहे हैं। और जो हमारा कुमाऊँ व्यंजन है और जो हमारा कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसको भी लोगों तक पहुँचाने, जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने जो हमारे जल स्रोत हैं उनको भी सफाई, उनको भी स्वच्छ और साफ बनाने के उद्देश्य से पूरी एक प्लानिंग की हुई है। और साथ में मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों के यहाँ पे हरेला पर्व के अंतर्गत, एनवायरनमेंट डे के अंतर्गत बहुत ही भव्य रूप में प्लांटेशन ड्राइव चलाए जाते हैं। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए सहकारिता मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 85.14 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें कि 61 करोड़ 98 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण और इसी के साथ 23 करोड़ 16 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सहकारिता आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ है और ये पहाड़ी क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगा। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 नवंबर को नैनीताल दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जनपद में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। इन सभी के अलावा राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त फोर्स की मांग की गई है। पीएचक्यू से ये मांग की गई। साथ ही सभी थानों को अपने क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि 4 नवंबर को राष्ट्रपति कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी, जहां वो मेधावी छात्रों को पदक प्रदान करेंगी। इसके बाद वो भवाली स्थित प्रसिद्ध कैची धाम मंदिर के दर्शन करेंगी। जी आज ही मैंने एसएसपी नैनीताल का चार्ज लिया है, तो इमीडिएटली जो अपकमिंग जो मेजर प्रोग्राम है, एक मेगा प्रोग्राम है, वो है आगामी जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का विजिट, भ्रमण और प्रवास प्रोग्राम है। उसको लेके हमारी जो इससे पहले ही मल्टीपल मीटिंग्स और जायज़ा हो चुका है, उसको मैंने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, करसरी ओवरऑल तरीके से मैंने अंडरस्टैंड किया है। तो हमने फोर्स ऑडिट कर लिया है। फोर्स का रिक्वेस्ट हमने रेंज को, पीएचक्यू को भेज दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑन फील्ड में मल्टीपल सीओस और एसडीएम्स, थाना अध्यक्ष और तहसीलदार और हमारा डीएम साहब और हम दोनों मिलके जॉइंट हमने असेसमेंट हमने काफ़ी हद तक कर लिया है। पुनः असेसमेंट करेंगे। उसमें क्या है, हल्द्वानी से लेके आगे ऊपर तक का रूट का व्यवस्था, और उसमें आम पब्लिक के लिए मतलब सामान्य हमारा जो जनमानस है, हमारा जो नैनीताल से लेके हल्द्वानी तक जाते हैं, उनको कम असुविधा में कैसे ले जा सकते हैं, इसके बारे में हम कैसी डाइवर्शन व्यवस्था करना है, उनके बारे में भी देखना है। पहली बात तो सुरक्षा और सुविधा और व्यवस्था, ये तीनों चीज़ें हमें अमल में लानी है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम का राष्ट्रपति भवन में स्टे है। ये सारे घर में अलग अलग विभाग होता है। मोर देन 40 डिपार्टमेंट्स आर देयर, जिनका अलग अलग व्यवस्थाएं है, उनको उपलब्ध कराते हैं वहाँ पे। वो सारी व्यवस्थाओं को कोऑर्डिनेशन करना माननीय डीएम साहब के जो साथ में जो है पुलिस विभाग, प्रशासन, राजस्व विभाग, डीएम साहब के नेतृत्व में काम करेंगे और हम सब लोग मिलकर जॉइंट टीम के तहत काम करेंगे।
हरिद्वार के करतारपुर क्षेत्र में किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए करोड़ों की लागत से बनी सरकारी कैनाल अब विवादों में है। विधायक अनुपमा रावत की पहल पर बने इस कैनाल का उद्देश्य किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना था, लेकिन अब कुछ लोगों द्वारा इससे अवैध पाइप डालकर पानी चोरी करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं AXN ओमजी गुप्ता ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मेरे को अभी संज्ञान में आया है ये मसला, और इसकी मैं जो है वहाँ निरीक्षण करवाऊंगा और जांच करवाऊंगा। अगर जो है गलत तरीके से जो है वहाँ पे खुलावे किए लगाए जाए तो उसका जो है जल्दी जो है उसको हटा दिया जाए। जो नियमानुसार जो होगा उसके अनुसार ही सिंचाई विभाग की ये रजवाया है, इससे सिंचाई के लिए पानी आता है किसानों के खेतों में। और अभी पिछले वर्ष इसमें ये पक्का किया गया था और इसको करोड़ों रुपए की योजना थी ये, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी अपने जो नियम से बाहर चलते हैं पानी के, उसके बजाय उन्होंने यहाँ इसमें इसको तोड़ करके उसमें अपने कुलाबा लगा दिया है अवैध रूप से। तो वो बिल्कुल गलत है। मैं तो निवेदन ये करूँगा अधिकारियों से, भाई इस चीज़ का संज्ञान ले वो और इसमें देखें, क्योंकि उनकी वजह से ये लास्ट में जो दूसरे गांव हैं और दूसरे किसान हैं टेल तक पानी नहीं जा पाता है। यही एक वजह रही थी इसको पक्का निर्माण करने के लिए, और उसको ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जब कुछ किसानों ने बना रखे हैं ये इस तरीके से तोड़ दिया है जो इसको, और सिंचाई विभाग को लगातार इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो उनके पेट्रोल होते हैं और उनके कर्मचारी रहते हैं जो खेत में सर्वे करते हैं या क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। कई जगह इस तरह के मामले आए हैं। विभाग को शिकायत की गई, संबंधित विभाग को शिकायत की गई है कि, और विभाग का ये कहना है कि भाई हम जो है पर्सनली किसी को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऋषिकेश के बाद अब हरिद्वार में भी ट्रैवल व्यवसाय सड़क पर उतर आए हैं। ट्रैवल व्यवसाय ने चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सेंटर की व्यवस्था को लेकर चक्का जाम किया और विरोध जताया। उनका कहना है कि जब तक उत्तराखंड के सभी जिलों में फिटनेस सेंटर नहीं खुलते तब तक प्रक्रिया मैनुअल रखी जानी चाहिए। साथ ही यात्रियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी असंतोष जताया गया। व्यवसायियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 5 नवंबर की महासंघ बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा। हमारी पहली मांग तो यही है कि 2 साल का टैक्स जो है वो माफ़ किया जाए, और उसके बाद जो है हमारी जो एक फिटनेस का हमारे साथ चल रहा है, फिटनेस में इतनी रिश्वत ली जा रही है और वहाँ बाउंसर रखे हुए हैं। और तीसरी बात हमारी ये है कि जो ये ऋषिकेश में ATS वगैरह है वो अभी जब तक पूरे उत्तराखंड में फिटनेस सेंटर नहीं बन जाते तब तक हमारी ये मांग है कि इसको हरिद्वार में भी मैनुअल किया जाए, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है और पैसा भी हमारे साथ अनशन लिया जा रहा है। हम आज 7 बजे तक है शाम तक, और उसके बाद हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो 5 तारीख को दोबारा जो हमारी मीटिंग होगी उसके बाद जो भी डिसीजन होगा महासंघ का उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। लक्सर के खानपुर क्षेत्र में प्रस्तावित सिडकुल के विकास कार्य को लेकर MD पूरन सिंह राणा ने अपनी टीम के साथ राजपुरा स्थित सिडकुल भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए आगे की योजनाओं पर चर्चा की। MD ने बताया कि सिडकुल की स्थापना से खानपुर ही नहीं बल्कि पूरे हरिद्वार जनपद को बड़ा औद्योगिक लाभ मिलेगा। यहाँ हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है और जो उनके इंस्ट्रक्शन है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और स्टेट में डेवलपमेंट हो, तो इसलिए इंडस्ट्रियल जितने भी एरिया डेवलप किए जा रहे हैं वो प्रायोरिटी से किए जा रहे हैं। और अभी खानपुर में जो हमारा टोटली 85 एकड़ लैंड है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। उसमें सड़कें और प्लॉट वगैरह सब डेवलप कर लिए जा रहे हैं। और आज माननीय विधायक जी के द्वारा कि इसी जो एरिया जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके साथ में जो एक मदारपुर गांव लगता हुआ है, तो वहाँ भी क्योंकि चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, तो वहाँ भी कुछ सरकारी लैंड जो है तो उसको भी इंडस्ट्री एरिया में शामिल करने का विधायक जी के द्वारा सुझाव दिया गया है। इसका इंस्पेक्शन किया गया है और रिकॉर्ड्स वगैरह देख के इसको गवर्नमेंट से सिडकुल को लैंड लेने की कार्रवाई की जाएगी,
ताकि एक बड़ा एरिया डेवलप हो सके और जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार मिले। मसूरी से 30 किलोमीटर दूर जौनपुर जौनसार क्षेत्र में लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित 32 गांवों के ग्रामीणों ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक 2 पूरी तरह प्रभावित गांवों को भी जमीन और खेती का उचित मुआवजा नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि परियोजना में 70% रोजगार स्थानीयों को देने का वादा किया गया, लेकिन यहां पर 4% को ही रोजगार दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 22 सूत्रीय मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा, जिससे कि मसूरी, कैंपटी फॉल और 4 धाम यात्रा तक प्रभावित हो सकती है। तो वहीं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने सरकार और विधायकों से विधानसभा सत्र में मुद्दा उठाने की अपील के साथ ही ये कहा कि यदि मामले में कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, आज ये धरना प्रदर्शन का 6वां दिन है और अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी इस तरह की कोई पहल नहीं हो रही है कि जो यहाँ के काश्तकारों की समस्याओं का समाधान हो। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और बहुत अन्याय कर रही है। यदि सरकार की यही मंशा रही तो हम लोग, हमारा अगला कदम बहुत ही उग्र प्रदर्शन होगा। हम लोग जो है, जो NH है, NH को जाम करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र के जो काश्तकार है, महिलाएं हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी बात को, हमारी 22 सूत्रीय मांगों पर कुछ भी विचार नहीं कर रही है। यदि सरकार हमारे साथ वार्ता नहीं करती है तो हमारा अगला कदम, हम जो है NH को जो जाम करेंगे, जो 4 धाम की जो यात्राएं हैं वो बाधित होंगी और जो यहाँ से जो पंपिंग योजना जो मसूरी जा रही, बहुत सारी पंपिंग योजना जो है यमुना से मसूरी जा रही है, कहीं अन्य जगह जा रही, हम उनको बंद करवाएंगे। हमारे साथ पिछले 40 सालों से जो है हमारा जो ये जो लखवाड़ बांध की जो समस्याएं हैं यहाँ के काश्तकार झेलते आ रहे हैं। यहाँ पर अभी तक 2 कंपनियों ने यहाँ पर काम किया है। 40 साल पहले JP कंपनी आई थी, उन्होंने कौड़ियों के दाम हमारे काश्तकारों को करीबन 60-70% जो है, जो मुआवजा है वो पहले दे चुके हैं। आज 6वां दिन है, हम लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे साथ किसी तरह से वार्ता हो, शासन प्रशासन संबंधित विभाग, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं आया सक्षम अधिकारी जिससे हम बात कर सकें। और जो सरकार का, प्रशासन का जो रवैया है वो चिंताजनक है। यानी कि हमें सीधे साधे जो हम लोग हैं, हमारी बात को सुनने के लिए सरकार की मंशा नहीं है और न शासन प्रशासन की, जो कि न्याय उचित नहीं है। ये हमारे साथ जो है कुठाराघात किया जा रहा है सीधे साधे लोगों का। ये हिंदुस्तान का पिछड़ा क्षेत्र है, जनजातीय और OBC क्षेत्र है और इसकी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक करें, जल्द हाजिर होंगे।